महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी ने मांग की थी कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसे में शरद पवार की पार्टी एनसीपी से इस संबंध में 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को खारिज कर दिया है। जज ने कहा है कि एनसीपी अजित पवार चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उन्हें यह सूचना देनी होगी कि इस चुनाव चिन्ह के साथ ही मामला अदालत में विचाराधीन है। आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी से इस संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को आदेश के अनुसार एक नोटिस के साथ एक हलफनामा जमा करने का आदेश दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम चुनाव में घड़ी चिन्ह का उपयोग करेंगे। हालांकि अस्वीकरण नोटिस का मामला विचाराधीन है। साथ ही कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को तय घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि उन्हें यह सूचना देनी होगी कि इस चुनाव चिन्ह के साथ ही मामला अदालत में है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की इस खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। इससे पहले शरद पवार की पार्टी ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। पार्टी ने दोनों गुटों को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही शरद पवार की पार्टी के वकीलों ने कहा था कि अजित पवार की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, हमने मांग की थी कि घड़ी का चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने 19 मार्च को अपने फैसले में अजित पवार की पार्टी को चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जुड़ी थी, लेकिन अजित पवार की पार्टी उन शर्तों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। अजित पवार की पार्टी भी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा सिंघवी ने कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश करते हुए कहा है। तो वही इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के वकीलों से पूछा, आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अजित पवार के वकील बलवीर सिंह ने कहा है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। शरद पवार गुट अदालत के सामने सभी तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। संक्षेप में कहे तो लोकसभा चुनाव से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी को सभी प्रचार सामग्रियों में एक अस्वीकरण शामिल करने का निर्देश दिया था कि घड़ी चिन्ह का उपयोग न्यायाधीन है। ऐसे में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा। अजित पवार गुट द्वारा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शरद पवार द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने शरद पवार को पहले के वचन को दोहराते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि पिछले आदेशों में दिए गए निर्देशों का राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। तो देखा दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजित पवार को राहत मिलने के बाद अब शरद पवार की पार्टी में खलबली मच गई है। ऐसे में देखना होगा कि एनसीपी के इस घड़ी चुनाव चिन्ह का फायदा अजित पवार को इस विधानसभा चुनाव में कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दर्शकों, इस साल 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच विवादन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस विधानसभा चुनाव पर टिकी है। यह चुनाव मुख्य रूप से 2 प्रतिद्वंदियों के बीच होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में शामिल है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में प्रमुख दल कांग्रेस के बीच अंदरूनी नाराजगी सामने आती नजर आ रही है। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला 85-85-85 है, लेकिन चर्चा थी कि राहुल गांधी इस फॉर्मूले से नाराज है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा है कि हमारी दूसरी सूची जल्दी आएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से जब राहुल गांधी सीट आवंटन फॉर्मूले से नाखुश है, उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में जवाब दिया है कि आज हमारी कांग्रेस की बैठक हुई, हमने अन्य सीटों पर भी चर्चा की है, आपको जल्द ही तयशुदा सूची मिल जाएगी। कांग्रेस की एक और शनिवार को बैठक होगी और यह ऑनलाइन होगी। इसके बाद हम सभी सीटों की घोषणा करेंगे। महाविकास आघाड़ी मिलकर आगे बढ़ रही है। गठबंधन के बाद कुछ जगह से कुछ बातें होती है। हम महाराष्ट्र के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
हमें विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। लोग इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए काफी उत्सुक है। लोकसभा के नतीजों की तरह आने वाले विधानसभा में भी नतीजे देखने को मिलेंगे, ऐसा महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी चिन्हित ला ने कहा है। उन्होंने बताया कि हमारा सीट आवंटन फॉर्मूला अंतिम चरण में पहुंच गया है, सभी मीडिया को पता चल ही जाएगा। हमने आज अपनी सीटों पर चर्चा की है। तो वही नाना पटोले ने बताया है कि आज हमने दिल्ली में दूसरी सूची पर भी चर्चा की है। हमारी दूसरी और तीसरी सूची जल्दी आने वाली है। हम महाविकास आघाड़ी के रूप में चुनाव का सामना करने जा रही है। महाराष्ट्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। वही हम लोकसभा की तुलना में महाराष्ट्र विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम इस भ्रष्ट और गद्दार सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। नाना पटोले ने बताया है कि बीजेपी द्वारा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वे हमारे खिलाफ फर्जी खबरें चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नाना पटोले ने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितनी अधिक बैठकें करेंगे, महाविकास आघाड़ी को उतना ही फायदा होगा। हालांकि दर्शकों, खबर ये भी सामने आई थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे हैं। इस पर पटोले ने बताया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई में योग्यता के आधार पर अधिक सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन 3 पार्टियों का मोर्चा है और मित्रतापूर्ण पार्टी है, इसलिए समान स्थान आवंटन का समाधान निकाला गया। हमने ये बात राहुल गांधी को समझा दी है। इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। नाना पटोले ने बताया कि राहुल गांधी का एजेंडा सोशल इंजीनियरिंग का है। राहुल गांधी का रुख है कि हर किसी को सत्ता में हिस्सेदारी बराबर मिलनी चाहिए। हमने सीट आवंटन के अनुसार उन सीटों पर ओबीसी चेहरे को रखा है। हमारा एक ही कहना है कि हम शाहू फुले अंबेडकर के विचारों को खत्म करने वाली सरकार को हटाना चाहते हैं। हम उसके लिए समझौता करेंगे। हम योग्यता के आधार पर सीट हासिल करने का प्रयास करेंगे। बाला साहब थोरात, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी चर्चा करेंगे। इस दरमियान हम शनिवार को बैठक करेंगे। बाकी सीटों का फैसला जल्दी घोषित किया जाएगा। हम उन सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमने कहा था कि कांग्रेस को मिलनी चाहिए। यह कांग्रेस की स्थिति है कि निर्णय योग्यता के आधार पर लिया जाना चाहिए। तो देखा दर्शकों, कैसे अब हरियाणा में जीत की उम्मीद लगाकर जो कांग्रेस बैठी थी, उन्हें वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसा ही कुछ अब महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है। कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने पर पूरी उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी भी अब सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। नमस्कार दोस्तों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में खबर दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त केजरीवाल के साथ खेला होते नजर आ रहा है, तो वही दूसरी ओर केजरीवाल भी अपनी राजनीति चमकाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक पार्टियों के लिए प्रचार करते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दिल्ली के पूर्व सीएम के शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के लिए प्रचार करने की उम्मीद है, तो वही झारखंड में उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार करने की संभावना है। जानकारी दें कि मई में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था, तो केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार किया। गुरुवार को आप सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र की दोनों पार्टियों ने केजरीवाल से संपर्क किया था और यह तय हुआ कि केजरीवाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में सूत्रों ने यह भी बताया है कि कार्यक्रम को अभी अंतरिम रूप नहीं दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ महीने बाद ही दिल्ली की चुनावी दंगल का सामना करने जा रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार हो और हरियाणा में जीत के बाद उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचे। ऐसे में दोनों राज्यों के इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए वह अपनी ताकत झोंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से इच्छा व्यक्त करते हुए बताया गया है कि उन्हें सिर्फ अब बुलावे का इंतजार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा है कि जहां भी प्रचार के लिए बुलावा जाएगा, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पहले भी स्पष्ट किया है, फिर दोबारा स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जहां भी प्रचार के लिए हमारे घटक दल आमंत्रित करेंगे, हमारे पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए वहां जरूर पहुंचेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि आप सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी नेता महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रचार करने जाएंगे और वहां पर शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आ सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी भले ही वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल चाहेंगे कि भाजपा को दोनों ही राज्यों में हार मिले,
ताकि लोकसभा चुनाव से पहले नैरेटिव उनके पक्ष में हो जाए। दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा में जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस बार दिल्ली में भी बेहतर परिणाम की उम्मीद करने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार रैली करने के बाद क्या इसका असर उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में चल रहे चुनावी माहौल में अब ब्रेकिंग खबर सामने आई है। दर्शकों, हालांकि खबर दिल्ली से है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के विकासपुरी इलाके में उनकी पदयात्रा के दौरान हमला किया गया। आपने बीजेपी पर इस हमले को अंजाम देने के लिए गुंडे भेजने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने एक सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट लिखकर यह जानकारी दी है। दरअसल केजरीवाल पर हमले की जानकारी देते हुए सिसोदिया ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। हम डरने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी। तो वही केजरीवाल पर हमले की जानकारी देते हुए सीएम आतिशी मार्लेना ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज विकासपुरी में चल रही पदयात्रा के दौरान बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बोला। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मामले में फंसाया गया था, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आतिशी ने कहा है कि जेल में रहते हुए उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर उन्हें मारने की साजिश रच गई। अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर गुंडों से हमला कराया है। भाजपा के लोग ध्यान रखें, दिल्ली के भाई बहन आने वाले विधानसभा चुनाव में इस हमले का बदला जरूर लेंगे। ऐसी पोस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भाजपा जानती है कि वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए उन्होंने ऐसी गंदी राजनीति का सहारा लिया है और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले आतिशी ने दावा किया है कि भाजपा ने पार्टी संयोजक के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए हैं। पिछले 2 वर्षों में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। जब आप कार्यकर्ता और दिल्ली के लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें इंसुलिन मिला। अदालत के आदेश मिलने के बाद उन्हें इंसुलिन मिला। आतिशी ने कहा है कि चूंकि बीजेपी अब साफ कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की उनकी कोशिश हर मोर्चे पर विफल हो गई है, इसलिए वे अब अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं और इसलिए उनकी पदयात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला करने की योजना बनाई गई थी। दर्शकों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पदयात्रा में हिस्सा लिया। उसी वक्त उन पर हमला हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आप नेता कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। तो वही इससे पहले 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल को 21 दिन की जमानत दी थी। 10 मई 2024 को दी गई जमानत 2 जून 2024 को समाप्त हो गई। इसके बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे। 13 सितंबर को केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखा दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल पर बीजेपी द्वारा हमला करने की जानकारी मिलने के बाद अब दिल्ली की राजनीति भी चर्चा में आ गई है। ऐसे में बीजेपी क्या पलटवार करती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार 24 अक्टूबर को कई पार्टियां अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कर रही है, इसलिए राज्य में सही मायनों में चुनाव का रंग अब भरने लगा है। मुंबई में इस साल राज्य का ध्यान आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के चुनाव पर है। क्या महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचेंगे ठाकरे परिवार के ये 2 सदस्य, इस पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। हालांकि इस साल मनसे ने पार्टी प्रवक्ता संदीप देशपांडे को वर्ली से मैदान में उतारा है। तो वही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना भवन आता है। ऐसे में ये चुनावी क्षेत्र शिवसेना का गढ़ माना जाता है। तो क्या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी? ऐसी चर्चा के बीच संजय राउत ने एक सांकेतिक बयान दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए महाविकास आघाड़ी के सीटों के बंटवारे को लेकर अपना पक्ष रखा।
मनसे ने 2019 में वर्ली में उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस एहसान का बदला चुकाएंगे। संजय राउत से इस भूमिका के बारे में पूछा गया। इस पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा है कि इस साल का चुनाव एक महायुद्ध की तरह लड़ा जाएगा। इस समय महाराष्ट्र की जनता ही देखेगी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र के गद्दारों की मदद कौन कर रहा है। संजय राउत ने आगे कहा है कि जो कल तक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देना चाहिए, वे परोक्ष रूप से महाराष्ट्र को निगलने में अमित शाह और मोदी को मदद तो नहीं कर रहे हैं। इस पर राज्य की जनता की पैरी नजर रहेगी, ऐसा संजय राउत ने मीडिया के सामने बयान देते हुए राज ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने कभी महाराष्ट्र के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाया। शिवसेना छाती पर चोट खाकर महाराष्ट्र के लिए लड़ते रहेंगे। इस लड़ाई में जो लोग हमारे साथ आएंगे वे महाराष्ट्र के साथ होंगे, और जो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे वे एक महत्वपूर्ण क्षण में महाराष्ट्र के दुश्मनों की मदद कर रहे थे। यह महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, ऐसा संजय राउत ने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए बयान दिया है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि क्या 2019 चुनाव की तरह शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी? ऐसा सवाल इस वक्त संजय राउत से पूछा गया। उस पर राउत ने कहा है कि अमित ठाकरे हमारे घर के बेटे हैं। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, भले ही उसकी विचारधारा अलग अलग हो। राउत ने कहा है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने घोषणा की है कि वह माहिम विधानसभा में महेश सावंत को मैदान में उतारेगी। तो देखा दर्शकों, कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े चेहरे माने जाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे के खिलाफ कोई तगड़ा उम्मीदवार उतारते हैं, या फिर कुछ और राजनीति महाराष्ट्र की जनता को देखने मिलती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए अब 1 सप्ताह हो गया है। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि महाविकास आघाड़ी के बीच कोई सीट आवंटन नहीं हुआ था। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तीनों प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी। हालांकि ये चर्चा खत्म नहीं हो रही थी। यह बात भी सामने आई कि मुंबई और विदर्भ में कुछ सीटों पर शिवसेना, UBT और कांग्रेस के बीच विवाद था। यह भी कहा गया कि इसके चलते सीट आवंटन रोक दिया गया है। लेकिन अब सीटों का बंटवारा हो गया है और महाविकास आघाड़ी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी है। दर्शकों, महाराष्ट्र में चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ता दिखाई दिया। सत्ता दल और विपक्ष अब चुनावी सीट आवंटन पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के सीट आवंटन के घोड़े ने गंगा स्नान कर लिया है। जानकारी दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से लिस्ट जारी होने के बाद महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत, नाना पटोले ने कहा कि हम 270 सीटों पर सहमत हुए हैं। ऐसे में दोनों नेताओं ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी। दरअसल संजय राउत ने मीडिया के सामने बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि जब हम कहते हैं कि 288 सीटों का मसला सुलझ गया है तो यह बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं। हमारी सहयोगियों के साथ चर्चा चल रही है। हालांकि हमारी सूची में NCP और कांग्रेस की भी सीटें हैं जिस पर चर्चा चल रही है। संजय राउत ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी में साथ है और चर्चा चल रही है। तो वही कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि शरद पवार के सामने 3 राजनीतिक दलों की बैठक हुई है। कुल 270 सीटों पर 85 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी 18 सीटों पर शेकाप, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टियों से चर्चा चल रही है। ऐसे में पटोले ने कहा है कि कल हमारे पास इन स्थानों पर स्पष्टता होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम यह चुनाव महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ रहे हैं। नाना पटोले ने ये कहते हुए विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि शरद पवार से मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी पार्टी के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे का ऐलान किया। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि महाविकास आघाड़ी 18 सीटें किसे देंगे। आपको जानकारी दे कि ठाकरे की शिवसेना ने पहली सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, लेकिन तीनों दलों की ओर से कुछ नामों की घोषणा की गई है, लेकिन उनमें बदलाव होंगे, ऐसा भी संजय राउत ने कहा है। इस बीच हालांकि महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने पहले चरण में 85 सीटें ले ली, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उन्हें वापस रख लिया गया है। तो वही कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों के लिए 18 सीटें छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई के बांद्रा से वरुण सरदेसाई की उम्मीदवारी की घोषणा की। इसलिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने भायखला और वर्सोवा की विवादित सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। बताया गया है कि विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी
दोनों के बीच विवाद हो गया था। तो वही इसके साथ ही मुंबई की कुछ सीटों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि दोनों में तय हुआ है कि तीनों पार्टियां अपने अपने कोटे से लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों को सीटें देंगी। तो वही ये भी बताया गया है कि इस बीच महाविकास आघाड़ी में इस बात पर विवाद हो गया कि छोटा भाई कौन और बड़ा भाई कौन, लेकिन सीटों के इस आवंटन से अब यह विवाद खत्म होता दिख रहा है और महाविकास आघाड़ी में सभी बराबर है। तो देखा दर्शकों, विधानसभा से पहले महाविकास आघाड़ी के बीच सीट आवंटन पर बात बनती नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर चुनावी समीकरण में जनता की पसंद कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल सजा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसके लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों को 288 विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस करने पर कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा क्षेत्र से उद्धव ठाकरे ने बड़ा दाव खेला है। तो वही इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 22 अक्टूबर की देर रात शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाचपाकड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वही मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में तत्कालीन उद्धव सरकार से बगावत की थी और राज्य में भाजपा के समर्थन से वे मुख्यमंत्री बने। ऐसे में शिंदे के नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीएम शिंदे जहां से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पर राजनीतिक दलों की सबकी नजर बनी हुई है। इस सीट से धर्मवीर आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी से उम्मीदवार बना लिया है। इसलिए कोपरी पाचपाकड़ी से सेना बनाम सेना मुकाबला देखने मिलने वाला है। ऐसे में क्या केदार दिघे यहां से एकनाथ शिंदे को कड़ी टक्कर देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सत्ताधारी शिवसेना में फूट पड़ गई। तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को अपने साथ ले गए और भाजपा के साथ सुलह कर ली। ऐसे में यही नहीं रुकते हुए उन्होंने शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया। इसके साथ ही अदालती लड़ाई में उन्होंने पार्टी चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी अधिकार का दावा किया। इस वजह से इसे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है। इस फूट से न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में 2 गुट पैदा कर दिए, बल्कि एक बड़ी दुश्मनी भी पैदा कर दी। इसमें एकनाथ शिंदे केंद्र में है। इसलिए एकनाथ शिंदे को राजनीतिक मंच पर हराने के लिए केदार दिघे जैसे हुक्मी इक्के को उद्धव ने बाहर निकाला है। आपको बता दें कि कोपड़ी पाचपाकड़ी निर्वाचन क्षेत्र 2009 से पहले ठाणे सिटी निर्वाचन क्षेत्र में शामिल था। 2008 में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन में कोपरी पाचपाकड़ी एक स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बन गया। तभी से एकनाथ शिंदे इस निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वही आपको ये भी जानकारी दे कि इस निर्वाचन क्षेत्र में बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग रहता है। इसलिए इन दोनों समर्थकों से शिवसेना को बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात के मुताबिक यहाँ का मतदाता भी बटा हुआ है। एकनाथ शिंदे के लिए यह सीट प्रतिष्ठित है। वही ठाकरे भी इस सीट पर अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राजनीतिक चाल चली है और आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। आपको जानकारी दे कि एक तरफ आनंद दिघे के शिष्य और दूसरी तरफ आनंद दिघे का परिवार सभी इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मतदाता वोट किसे करेंगे। दरअसल आपको जानकारी दे कि 2014 में एकनाथ शिंदे को 1 लाख वोट मिले थे, तो बीजेपी के संदीप लेले और कांग्रेस के मोहन तिवारी को उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया था। तो वही इसके साथ ही 2019 में एकनाथ शिंदे को 1,13,000 वोट मिले। इस वक्त उन्होंने कांग्रेस और MNS के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था। तो देखा दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव और शिंदे एक बार फिर आमने सामने आने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र पर कौन बाजी मारता है, ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति गर्मागर्मी उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा राजनीतिक उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले राणे परिवार से देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बुधवार को वह शिवसेना का झंडा थामने जा रहे हैं। तो वही सीट आवंटन में कुडाल विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के खाते में गया है और ऐसे में नीलेश राणे वहां से शिवसेना पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जानकारी दें कि नीलेश राणे 19 साल बाद शिवसेना पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। शिवसेना से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नीलेश राणे का चौथा दल बदल माना जा रहा है। इससे पहले शिवसेना छोड़ने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहां से सांसद भी बने। इसके बाद वो अपने पिता नारायण राणे द्वारा गठित महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी में शामिल हो गए।
बाद में राणे ने इस पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, तो विकल्प के तौर पर नीलेश राणे भी बीजेपी के सदस्य बन गए। ऐसे में वो वापस शिवसेना पार्टी में आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि यह एक राजनीतिक समझौता है। पिता भाजपा सांसद, भाई नीतीश राणे विधायक और भाजपा उम्मीदवार, और नीलेश राणे अब शिवसेना के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। यानी अब एक ही सदन में दो पार्टियों के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि इस दल बदल पर नीलेश राणे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भाजपा में आया हूँ। यहाँ बहुत सम्मान मिला, सभी नेताओं ने प्यार दिया, बीजेपी का अनुशासन सीखा। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। राजनीति में कई दिक्कतें आई, लेकिन उससे बाहर निकलकर पार्टी में जगह मिली। इसके साथ ही नीलेश राणे ने यह भी कहा है कि रविंद्र चौहान ने भी भाई की तरह ख्याल रखा। ऐसा नीलेश राणे ने बीजेपी की तारीफ करते हुए बयान दिया है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि बुधवार को शिवसेना में प्रवेश की पुष्टि हो गई है। उन्होंने बताया कि गठबंधन में रहकर नियमों का पालन करना पड़ता है। लोकसभा ने कुडाल विधानसभा क्षेत्र में 27,000 की बढ़त ले ली थी। मीडिया से बात करते हुए नीलेश राणे ने विश्वास व्यक्त किया कि उन्होंने 90% ग्राम पंचायतों, बाजार समितियों, कृषि समितियों से सिंधुदुर्ग एमपी में जीत हासिल की है और विश्वास जताया कि विधानसभा में भी वे जोरदार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बाला साहेब ठाकरे के प्रति काफ़ी प्रेम है, वे सदैव दैवत रहे हैं। नीलेश राणे ने बताया कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्हें बाला साहब के प्रति प्यार था। कुछ राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। मेरा मुकाबला किसी विधायक से नहीं बल्कि खुद से है। मेरा उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर बनाना है। 10 साल में कुडाल विधानसभा क्षेत्र अपनी पहचान भूल गया, उसे वो वापस मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी में निर्वाचन क्षेत्रों को वैसा ही साझा किया जाना चाहिए। राणे ने यह भी कहा है कि मेरे घर में कई वर्षों से लाल बत्ती थी, लेकिन पार्टी को अब मेरी जरूरत है, मैं काम करूंगा, ऐसा भी नीलेश राणे ने बताया। तो वही विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा विधायकों को मौका दिया है और इसमें नीतीश राणे का भी नाम है। ऐसे में एक और मौका देने के बाद नीतीश राणे ने बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का धन्यवाद किया है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से वैभव नाईक ने कहा है कि निष्ठावान शिवसैनिक और जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वैभव नाईक ने बताया कि एबी फॉर्म का वितरण उद्धव ठाकरे की सेहत में सुधार होने के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही वैभव नाईक ने यह भी दावा किया है कि सिंधुदुर्ग जिले के कई भाजपा कार्यकर्ता ठाकरे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। हालांकि सीएम पद का चेहरा अभी भी दोनों गठबंधनों की ओर से घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में और भी कई बदलाव देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।